गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रकरण के साथ आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। नाम है संधि। तो जैसा कि पहले की कक्षाओं में भी आपने थोड़ा बहुत संधि के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम संधि को व्यापक रूप से पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं संधि के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा संधि की परिभाषा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। जी हाँ, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ने प्लस अन नयन, गए प्लस अक गायक, नौ प्लस इक नाविक, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। जी हाँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ पर संधि होगी। आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं संधि के भेद की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संधि के तीन भेद होते हैं, अर्थात संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जी हाँ, अब हम यहाँ से आगे एक एक संधियों को व्यापक रूप से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। जी हाँ, यहाँ पर स्वर संधि देखेंगे आप सभी, दो स्वरों के मेल से होने वाले जो है विकार को या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जी हाँ, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। ये तो सामान्य बात हुई स्वर संधि की। आइए स्वर संधि को और बेहतर जानने के लिए स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि स्वर संधि स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। जी हाँ, पांचों भेदों के नाम आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं, याद रखने हैं इनको, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। जी हाँ, दीर्घ संधि, आइए आपको बताते हैं दीर्घ संधि के बारे में। यहाँ पर दीर्घ संधि में क्या होता है, यहाँ पर तो वैसे संस्कृत में लिखा है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, क्या अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहूँगा कि यदि अ के बाद अ आए या आ आए तो दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, या फिर आ के बाद अ आए तो दोनों मिलकर के आ बनेंगे, या अ के बाद अ आए तो भी दोनों मिलकर के आ बनेंगे। तो दीर्घ संधि का मतलब ही होता है दीर्घ या बड़ा। तो अ या आ के मिलने के बाद भी अ मिलने के बाद भी आ बनेगा, ई मिलने के बाद भी ई बनेगा, और छोटी ई जिसे हम ई कहते हैं और फिर से छोटी ई दोनों मिलकर भी दीर्घ ई बनेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि अ के बाद अ आने पर आ, ई के बाद ई आने पर ई, उ के बाद उ आने पर उ बनता है। यहाँ पर ह्रस्व हो या दीर्घ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को मिला करके दीर्घ ही बनेगा। आ बनेगा, ई बनेगा और उ बनेगा, ठीक है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आ या आ का उदाहरण दिया गया है, जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अ और अ मिलकर के आ बना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, अ प्लस आ, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। आगे देखेंगे विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर आ और अ जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी, आ और आ मिलकर के भी आ ही बने हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय।
आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। ई और ई का उदाहरण आप यहाँ देखेंगे। ई और ई मिलकर के ई हो रहे हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र। इसी प्रकार से ई और ई मिलकर के भी ई बनेगा, जैसे गिर प्लस ईश गिरीश। आप और भी उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। मही प्लस इंद्र महींद्र, नदी प्लस ईश नदीश। ठीक है। अब ऊ का उदाहरण यहाँ देखिए। भानु प्लस उदय, दोनों तरफ ह्रस्व ऊ है, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए हैं, तो भानु प्लस उदय भानुदय। लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, किसके साथ क्या जुड़ा है और परिणाम में क्या आया है, वह भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं गुण संधि की ओर। जी हाँ, अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे गुण संधि की। देखिए यहाँ पर गुण संधि के बारे में बताते हुए जो है लिखा गया है कि इसमें आ के बाद या आ के बाद ई हो तो ए, और अ या आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है, और यदि री हो तो अर हो जाता है। जी हाँ, गुण संधि के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहा गया है कि इसमें आ के आगे ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ, और री हो तो अर हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ई का जहाँ पर ए बना है, जैसे कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र। और ई मिल करके भी ए बने हैं, नर प्लस ईश नरेश। अब देखिए यहाँ पर आ के साथ ई को जोड़ करके दिखाया गया है, महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ और ई को मिलाकर दिखाया गया है, महा प्लस ईश महेश। आइए अब हम आगे बात करेंगे वृद्धि संधि की। जी हाँ, वृद्धि संधि में आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से अ या आ का जब मेल ए ऐ या ओ औ से होता है तो क्या होता है। जी हाँ, वृद्धि संधि में क्या होता है, जहाँ पर अ या आ के बाद ए ऐ आए तो ए हो जाता है, अथवा अ आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, एक प्लस एक एक एक। यहाँ पर अ और ए मिला हुआ है और दोनों मिलकर के ए हो गए हैं, तो यहाँ पर होगा वृद्धि संधि। तो और दूसरा उदाहरण देखेंगे, मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। जी हाँ, इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दीर्घ संधि में अ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ आता है, और ओ औ का उदाहरण भी आप यहाँ पर देखें। वन प्लस औषधि वन औषधि, यहाँ पर अ के साथ ओ आया है और दोनों मिलकर के औ हो गए हैं। इसी प्रकार से महा प्लस औषधि महौषधि, परम प्लस औषध परम औषध, महा प्लस औषध महौषध। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अ और ए मिलकर के ऐ हुआ है, या आ और ए मिल के ऐ हुआ है। उसी प्रकार से अ और ओ मिलकर के भी औ बना है, और आ प्लस औ मिलकर के भी औ बना है। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करेंगे अब यण संधि के बारे में। जी हाँ, यण संधि के बारे में यहाँ पर बताते हुए कहा गया है। देखिए, यण संधि के कुछ नियम हैं। यण संधि में क्या कहा गया है कि यदि ई के आगे, यदि ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर हो, मतलब अगर एक तरफ ई है तो दूसरी तरफ ई के अलावा कोई अलग स्वर हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ई के जगह पे यह हो जाता है। इसी प्रकार से ऊ के आगे कोई असमान स्वर आए तो ऊ का वह हो जाता है, और री के आगे कोई असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है। ठीक है, तो यण संधि में आप देखेंगे कि य व और र आता है परिवर्तन के तौर पर। देखिए, उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, यदि प्लस अपि यद्यपि। यहाँ पर यदि में ई है, लास्ट में यदि के ई है और शुरुआत में अ है, तो ई के बाद असमान स्वर आया है, तो यहाँ पर ई का य बनेगा। तो यदि प्लस अपि में आपको यह नहीं दिखेगा, लेकिन जब दोनों को संधि करेंगे तो यद्यपि हो जाएगा।
इसी प्रकार ई और आ का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, इति प्लस आदि। तो इति प्लस आदि से क्या होगा, इत्यादि। इसी प्रकार से नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। देवी प्लस आगमन, दैव्यागमन। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर उ और अ के। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु प्लस अय अन्वय। यहाँ पर उ और अ मिलकर के व बने हैं। इसी प्रकार से सु प्लस आगत, स्वागत। यहाँ पर उ और आ मिलकर के व बना है। उ प्लस ए मिलकर के देखेंगे यहाँ पर व बनेगा अनु प्लस ईषण, अन्वेषण। और देख सकते हैं यहाँ पर री का उदाहरण दिया गया है, री प्लस अ से र बनेगा, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो ये आपको यण संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं अयादि संधि की। जी हाँ, अयादि संधि आप बहुत बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि यदि ए और ओ के परे, यदि ए और ओ से परे का अर्थ है अलावा किसी भी स्वर के होने पर, ए और ओ के अलावा किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ए और ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर ए के जगह पे अय और आय होता है, ओ की जगह पे अव और आव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ए प्लस अ से अय बनेगा। किस प्रकार से देखेंगे, ने प्लस अन, नयन। यहाँ पे नयन जब आप बोलेंगे तो नयन में अय शब्द जो है बीच में जुड़ा है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं किसी भी शब्द से कि यदि जहाँ पर अय, आय, अव, आव की आवृत्ति हो रही हो किसी भी शब्द में तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। और दूसरे उदाहरण में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आई प्लस अ आय, जैसे गय प्लस अक, गायक। तो गाय में गायक जब आप बोलते हैं तो गाय जब बोलते हैं तो उसमें आय शब्द की आवृत्ति होती है। इसी प्रकार से आप और उदाहरण दे सकते हैं ओ प्लस अ अव, पो प्लस अन, पवन। और देखेंगे औ प्लस अ, पौ प्लस अक, पावक। औ प्लस ई भी देखेंगे यहाँ पर पौ जो है, नौ प्लस इक, नाविक। नाविक में भी यहाँ पर आव हो रहा है, नाविक। हाँ, तो आप इस प्रकार से अयादि संधि को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपकी पुस्तक में और बेहतर तरीके से दिया गया है। सामान्य रूप से मैंने अभी स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया है। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी अभी मैंने संधि के बारे में आपको बताया यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।